जेम्स है और मैं फ्लैट नंबर 503 में रहता हूँ। मेरी बिल्डिंग में पेंट हाउस में रहने वाले एक आदमी का मर्डर हो गया था और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। 3 दिन बाद सभी रेसिडेंट्स के फोन पर एक वीडियो आया जिसमें एक जोकर हंसते हुए स्माइल बोल रहा था और आखिर में लिखा आया जेम्स रूम 503 नेक्स्ट। डर के मारे मैंने पुलिस को अपने बगल वाले फ्लैट 504 के आदमी पर शक बताया और कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दिया। जब वापस लौटा तो वही आदमी मेरे ऊपर झपटा, लेकिन वॉचमैन ने मुझे बचा लिया। तभी वॉचमैन ने अपना भेष उतारा और सच्चाई सामने आई। वही असली जोकर था। हंसते हुए उसने कहा, जो मेरी स्माइल का जवाब नहीं देता वो हमेशा स्माइल करता रहेगा। और उस दिन के बाद मैंने कभी किसी की स्माइल को नजरअंदाज नहीं किया। 2015 की रात मैं अपनी दोस्तों स्कारलेट और मे के साथ में तंबू लगाकर स्लीप ओवर कर रही थी। सब कुछ मजेदार था, ट्रिक ऑन अ ट्रीट, हंसी मजाक और मार्शमैलो भुनना। रात के बीच अचानक गेट से किर्र किर्र की आवाज आई। मे घबरा गई। तभी बाहर से किसी बूढ़े आदमी की भारी आवाज आई, बच्चों कैंडी चाहिए। हम सब जम गए। स्कारलेट ने इशारा किया और हम भागकर घर के अंदर घुस गए। पीछे देखा तो वो आदमी गेट पर खड़ा था, लंबे सफेद बाल, गंदी दाढ़ी और हाथ में चमकता चाकू। उसकी आंखें शिकार करने वाले जानवर जैसी थीं। माँ ने पुलिस को बुलाया मगर वो कभी पकड़ा नहीं गया। उस रात हम सब साथ लेटे पर किसी की आंख नहीं लगी। रात 3 बजे मैं पोर्च पर सिगरेट पीने गया और देखा कि सामने वाले घर में एक आदमी और औरत झगड़ रहे थे। अचानक आदमी ने उस औरत को खिड़की से नीचे फेंक दिया और जब उसने सिर उठाया तो वह बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। मैं डर गया, लेकिन जब पुलिस आई तो वहां कोई शव नहीं मिला और सबने कहा कि मुझे भ्रम हुआ है। 7 साल बाद मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती रही और एक दिन मुझे रसोई में कार का एंटीफ्रीज मिला। जब मैंने उसे चाय में मिलाकर चखा तो उसका स्वाद वही था जो मेरी पत्नी शार्लेट मुझे रोज देती थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे शरीर में लंबे समय से एंटीफ्रीज का जहर जा रहा है। तब पता चला कि शार्लेट बीमा के पैसे के लिए मुझे धीरे धीरे मार रही थी। मैंने उसे सवाल किया तो उसने सब स्वीकार किया और गुस्से में मैंने उसे खिड़की से नीचे धक्का दे दिया। तभी मुझे समझ आया कि 7 साल पहले जिस मेरे जैसे आदमी को मैंने एक औरत को गिराते देखा था वह असल में भविष्य वाला मैं खिड़की से शार्लेट को फेंक रहा था। कहानी मेरे साथ 9 महीने पहले हुई थी। मैं एक शर्मीली लड़की थी और सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन 2 जनवरी को मैंने पहली बार इंस्टाग्राम चलाया और एक मजेदार वीडियो वाले अकाउंट से दोस्ती हुई जिसे मैं रनाटा कहूंगी। हम जल्दी करीब आ गए और वह मेरी इकलौती दोस्त बन गई, लेकिन 1 महीने बाद उसका व्यवहार बदल गया। एक दिन उसने मुझे एक डरावना मैसेज भेजा जिसमें किसी इंसान का अपहरण और हत्या करने का पूरा तरीका लिखा था और फिर उसने मुझसे मेरा पता मांगा, जिससे मैं डर गई और उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। कुछ समय बाद मैं उसी इलाके में गई जहां उसने अपना पता बताया था और उससे मिलने पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि रनाटा की हत्या हो चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस तरीके से उसकी हत्या हुई थी वही तरीका मुझे भेजे गए मैसेज में लिखा था। आज भी मैं सोचती हूँ कि उस अकाउंट के पीछे कौन था और मेरी दोस्त को मारने के बाद भी वह मुझे उसी के फोन से मैसेज क्यों कर रहा था। आज सुबह की है। मैं 17 साल की हूँ और एक झुग्गी इलाके में रहती हूँ जहाँ हमारा एक प्लाईवुड का घर है और दूसरा ज्यादा सुरक्षित कंक्रीट का। कल रात दोस्तों और बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताने के बाद मैं अकेले प्लाईवुड वाले घर में सोने चली गई। घर पुराना था और दीवार में बड़ा छेद था, इसलिए डर के कारण मैंने उसे कंबल से ढक दिया और दरवाजा फीते से बांध लिया। सुबह करीब 5 बजे मुझे लगा किसी ने मेरे कपड़े खींचे और मेरे चेहरे पर तकिया दबा दिया। किसी तरह मैंने खुद को छुड़ाया और चिल्लाई तो वह आदमी दीवार के छेद से भाग गया। चाचा को बुलाया। पहले सबको सपना लगा, लेकिन पैरों के निशान देखकर सच्चाई सामने आई। मैं बस शुक्रगुजार हूं कि समय पर जाग गई और उसके पास चाकू नहीं था। रहने वाला 30 साल का एक आदमी हूं। एक रात मैं नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, तभी 4 आदमी घोड़े के सिर वाले मास्क पहनकर मेरी ओर दौड़ते आए। उनके हाथों में फिशिंग रॉड थी और पहले उन्होंने दोस्ताना बात की, लेकिन फिर बोले कि वे मछली नहीं बल्कि इंसान पकड़ते हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें नकाबपोश लोग एक आदमी को पानी में फिशिंग रॉड से घायल कर रहे थे। डर के मारे मैं सुन्न हो गया और वे मुझे घेरने लगे। तभी मैंने हिम्मत करके अपनी फिशिंग रॉड से उन पर वार किया और पूरी ताकत से भागा। किसी तरह जान बचाकर मैं पुलिस तक पहुंचा, लेकिन जब पुलिस आई तो वे लोग गायब थे। उस रात के बाद से मुझे लगातार डरावने सपने आते हैं। की थी जब यह घटना हुई। एक दिन मैं अपने कुत्ते मौली के साथ टहल रही थी, तभी 3 आदमियों में से एक मुझे घूरने लगा और भद्दी बातें करने लगा। अगले दिन वही आदमी फिर मिला और मेरा पीछा करने लगा। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन मैंने पेपर स्प्रे से खुद को बचा लिया। कुछ महीनों बाद एक रात वह हमारे घर में घुस आया। उसने मेरी प्यारी मौली को मार दिया और मुझ पर हमला करने लगा। तभी मेरे पिता समय पर आ गए और उसे रोक लिया। बाद में पता चला कि वह और उसके 2 दोस्त मिलकर मेरा अपहरण और शोषण करने की योजना बना रहे थे। उन्हें जेल की सजा हुई, लेकिन आज भी मैं डर के कारण अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और मौली की बहुत याद आती है। नाम अंकिता है और मेरी उम्र 20 साल है।
एक हफ्ते पहले मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं रात 8 बजे काम से घर लौटी तो मेरा रूममेट एलेक्स अजीब तरह से चुप था और बिना कुछ कहे ऊपर चला गया, जबकि वो आमतौर पर बहुत बातूनी होता है। रात करीब 4 बजे मैंने हॉलवे में किसी के चलने की आवाज सुनी और थोड़ी देर बाद जब मैं टॉयलेट जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो एलेक्स मेरे ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो पूरा दिन दोस्तों के साथ बाहर था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि फिर सवाल यही था कि कल रात मेरे घर में मेरे सामने खड़ा वो कौन था। आज भी ये सोचकर मेरी रूह 8 महीनों से रिलेशनशिप में थे। वह टिकटॉक पर बाइक की वीडियो डालकर पॉपुलर हो गया था और फेम उसके सिर चढ़ गया था। एक दिन मेरी दोस्त ने बताया कि उसने उसे नेहा नाम की लड़की के साथ देखा है, जो उसकी हर पोस्ट पर कमेंट करती थी। जब मैंने रोहन से पूछा तो उसने सब नकार दिया और मुझे जलनखोर कहा। मैंने उसे सबूत के साथ पकड़ने के लिए घर पर ट्रुथ या डेयर लाइव करने को मना लिया। लाइव के दौरान मैंने उससे सीधे पूछ लिया कि क्या वह नेहा के साथ था और उसके ही ऑडियो का सबूत चला दिया। सब कुछ लाइव में सामने आते ही रोहन बेकाबू हो गया। उसने चाकू उठा लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागी लेकिन घायल हो गई। तभी मेरे दोस्त आ गए और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते वह धमकी दे गया। आज भी मैं डर में जी रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसने जो कहा था वो सच में। डेटिंग अजीब होती है। मैंने एक डेटिंग ऐप पर क्लेयर नाम की लड़की से मुलाकात की, जो स्मार्ट और मजाकिया थी, इसलिए सब कुछ सही लग रहा था। कुछ ड्रिंक्स के बाद वह मेरे अपार्टमेंट आई, जहां उसने अजीब लबूबू खिलौनों का जिक्र किया और बताया कि उसके पास 70 से ज्यादा हैं। मैंने मजाक में कह दिया कि अगर ऐसा खिलौना मेरे घर में हुआ तो मैं उसे जला दूंगा। तभी उसका व्यवहार बदल गया। उसने चाकू उठाया, बैग से एक काला खिलौना निकाला और मुझसे उससे माफी मांगने को कहा। मैंने मना किया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बाथरूम में बंद हो गया और पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तो वह सोफे पर उस खिलौने को सीने से लगाए बैठी थी। बाद में पता चला कि वह ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स में थी जो इन खिलौनों को जिंदा मानते थे। मैंने केस नहीं किया। कुछ जुनून बीमारी में पहले ही मेरे पिता हमें छोड़ गए थे और मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला। मैं 10 साल का था जब क्रिसमस की रात आधी रात को हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर सेंटा बनने का नाटक कर रहा एक आदमी था, जिसने अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही चाकू निकाल लिया। माँ मुझे बचाने के लिए मुझे लेकर भागी और पेंट्री में छिपी। फिर मौका मिलते ही मुझे खिड़की से पड़ोसियों के पास भेज दिया। उसी दौरान उस आदमी ने माँ पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक मुझसे उसे दूर रखा। पुलिस के आने पर वह आदमी बेहोश मिला, पर मेरी माँ अपनी जान गंवा चुकी थी। आज भी 20 साल बाद मैं क्रिसमस से डरता हूँ, क्योंकि उस रात मेरी माँ ने मेरी जिंदगी के लिए अपनी जान दे दी। मुझे अकेले कमरे में जाते समय मैं तुम्हें देख रहा हूँ कहने की आदत थी। 18 साल की उम्र में एक वीकेंड में घर में अकेला था। माता पिता शहर से बाहर थे। काम से लौटते समय घर के पास एक अजनबी कार दिखी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। नहाकर जब मैं लिविंग रूम में गया और हमेशा की तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ कहा, तभी पर्दे के पीछे छिपा एक काले कपड़ों में आदमी सामने आ गया। चेहरे पर खून से सनी डरावनी मुस्कान और आंखों में पागलपन था। उसने कहा, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, और चाकू निकाल लिया। मैं जान बचाकर बारिश और अंधेरे में भागा और एक पुलिस वाले पड़ोसी के घर पहुंचा। पीछे मुड़कर देखा तो वह सड़क के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक गायब हो गया। आज भी मैं सोचता हूँ, अगर मैंने कभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ न कहा होता तो क्या मैं जिंदा होता। अनन्या है। यह घटना तब हुई जब मैं 13 साल की थी और मेरा 9 साल का छोटा भाई रोहन मेरे साथ घर पर अकेला था। हमने छुपन छुपाई खेली। रोहन छुप गया, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। माता पिता के आने पर पुलिस को बुलाया गया, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। खाना गायब होना और रात में टीवी अपने आप चलना। घर बदलने से पहले जब हम अटारी साफ करने गए तो एक सूटकेस से तेज बदबू आई। उसे खोलते ही अंदर रोहन की लाश मिली। आज मैं 28 साल की हूँ और उस दिन की याद आज भी मुझे डराती है। मैं आज भी खुद को दोष देती हूँ, काश मैंने उस दिन अटारी देख ली होती। मैं रहता हूँ, यह घटना तब हुई थी जब मैं 7 साल का था। मैं और मेरा 5 साल का भाई एक ही कमरे में साथ सोते थे। एक रात मैं अचानक जाग गया और खिड़की के बाहर एक काली इंसान जैसी आकृति देखी, जो बिना चेहरे के मुझे घूर रही थी। अचानक वह टीवी की तरह स्टैटिक होने लगी और अजीब बात यह थी कि मैं डरने के बजाय हंसने लगा। जैसे ही मैं उसे पास से देखने के लिए उठा, वह रुक गई और उसने अपनी सफेद गुस्से से भरी आंखें खोल दी। डर के मारे मैं कंबल के नीचे छिप गया और वहीं सो गया। अगली सुबह मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज मैं बड़ा हो चुका हूँ, फिर भी उस रात के बाद से मैं हर रात खिड़की के ब्लाइंड्स बंद करके ही सोता हूँ। हाल ही में एक अपार्टमेंट की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर शिफ्ट हुई हूँ। रात में मैं अक्सर अपनी अंधेरी बालकनी में बैठकर म्यूजिक सुनती हूँ। एक रात करीब 10 बजे मैंने नीचे सड़क पर किसी को बेहद तेजी से दौड़ते हुए देखा। इतना तेज कि वह इंसान से ज्यादा लग रहा था। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर रुका और ऊपर मेरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे हाथ हिलाया, जिससे मुझे यकीन हो गया कि वह मुझे ही देख रहा था। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाई। फिर उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी।
हाथ फैलाकर शरीर को दाएं बाएं हिलाने लगा, जैसे कोई डरावना डांस कर रहा हो। घबराकर मैं अंदर चली गई और दरवाजे बंद कर लिए। उस रात मैं सो नहीं पाई। इसके बाद से मैंने उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन अब भी रात में बालकनी में बैठते हुए डर लगता है और अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुझे देख रहा। रात 11:30 पर मैंने अपनी दोस्त सोफिया को घर बुलाया और थोड़ी देर बाद हम स्नैक्स लेने बाहर गए। पार्क के पास एक सफेद कार आकर रुकी, जिसमें बैठे 35 से 40 साल के आदमी ने गंदी मुस्कान के साथ मुझे बुलाया और अश्लील इशारे किए। हम डर कर रास्ता बदलने लगे, लेकिन वह कार से हमारा पीछा करता रहा। हम भागकर एक दुकान में छिपे और फिर घर की ओर चले, मगर वही सफेद कार फिर दिखाई दी। डर के मारे हम पास के स्पाइडर पार्क में छिप गए, जहां कार नहीं आ सकती थी, और कुछ देर बाद वह आदमी चला गया। घर पहुंचकर पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की। बाद में सोफिया ने याद दिलाया कि 1 हफ्ते पहले रात 3 बजे किसी आदमी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी थी और मैंने पर्दे के पीछे से उसकी बांह देखी थी। आज तक मुझे डर है कि कहीं वही आदमी तो नहीं था। वरी 2019 की बात है, जब मेरे माता पिता एक पार्टी में गए थे और मुझे अपने 10 साल के भाई का ध्यान रखने को कहा। हम रात में फिल्में देख रहे थे। तभी करीब 2 बजे मेरा भाई डरता हुआ नीचे आया और बोला कि उसकी अलमारी में कोई अजीब आदमी छिपा है। जब मैं उसके कमरे में गया और अलमारी खोली तो अंदर एक अजनबी व्यक्ति मिला जो गलत इरादों से वहां था। मैं तुरंत अपने भाई को सुरक्षित जगह पर ले गया और पुलिस को फोन किया। वह आदमी भाग गया, लेकिन 1 हफ्ते बाद पता चला कि वही व्यक्ति कई बच्चों के साथ गंभीर अपराध कर चुका था और उसे सजा मिली। अगर मेरा भाई समय पर मुझे न बताता तो उसके साथ कुछ बहुत गलत हो सकता था। साल की थी, एक सुबह उठते ही मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, हवा में 2 सिर तैर रहे थे, एक बूढ़ी औरत का और एक बूढ़े आदमी का। डर के मारे मैं माँ के पास भागी और दरवाजे पर एक अजनबी आदमी खड़ा देखा। माँ ने दरवाजे की तरफ कुछ कहा और सब शांत हो गया। सालों बाद जब मैं 13 साल की हुई, वही डर वापस आ गया। रात में अचानक नींद खुली और मैंने अपनी माँ जैसी शक्ल वाली चीज को देखा, लेकिन उसकी आंखें लाल और बेजान थीं। मुझे समझ आ गया कि वह मेरी माँ नहीं थी। मैंने डरते डरते दुआ की और वह चीज मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे गायब हो गई। बाद में माँ ने बताया कि जिन चेहरों को मैंने देखा था वे बिल्कुल मेरे मरे हुए दादा दादी जैसे थे, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि वे सच में कौन थे। ये है जब मैं 11 साल का था। अब मैं 20 साल का हूँ, लेकिन उस रात की याद आज भी मेरे साथ है। एक रात करीब 1 बजे मैं अचानक घंटी जैसी झंझनाहट की आवाज से जाग गया। डर के मारे मैं चादर के नीचे छिप गया और आवाज लगभग 1 घंटे तक लगातार आती रही। अजीब बात यह थी कि मेरी माँ और दादी, जो मेरे पास ही सो रही थीं, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आवाज अब मेरे कमरे के बाहर बालकनी से आ रही लग रही थी, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह सब कुछ सामान्य था और घर वालों ने कहा कि शायद मैं थका हुआ था। आज तक मुझे नहीं पता वह आवाज क्या थी, लेकिन वह अनुभव इतना डरावना था कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। रव है और मैं 14 साल का हूँ। यह घटना 1 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बेन के जन्मदिन पर जंगल में कैंपिंग करने गया था। हमने टेंट लगाए, बोनफायर जलाया और बातें करने लगे। रात में बेन ने एक आदमी की डरावनी कहानी सुनाई जो लड़कों को पैरों से पकड़कर जंगल में घसीट ले जाता था, जिसे सुनकर हम हंस पड़े। आधी रात को जब मैं टेंट से बाहर गया तो लौटते समय मैंने एक आदमी को आग के पास खड़ा देखा, जिसके पीछे 3 काली आकृतियां थीं। डर के मारे मैं चीख पड़ा और हम सब जंगल से भाग गए, लेकिन शहर में किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली सुबह जब हम सामान लेने वापस गए तो जमीन पर एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, पैरों से पकड़कर घसीट ले जाता हूँ। उस दिन के बाद हम कभी उस जंगल में वापस नहीं गए। मेरा करीब 9 बजे मैं काम से घर लौट रहा था और सड़कें काफी सुनसान थीं। तभी पीछे से जेट इंजन जैसी आवाज आई और एक कार बहुत तेज रफ्तार से मेरे पास से निकल गई। कार डगमगाई, उसका एक टायर निकल गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैं मदद के लिए रुका, लेकिन तभी एक आदमी कार से निकलकर बेहद तेजी से मेरी ओर दौड़ा। मैंने तुरंत कार लॉक कर ली। वह दरवाजा खींचने लगा और शीशे पर जोर जोर से मारने लगा। डर के मारे मैं तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन खबरों में पता चला कि वह आदमी मैथ के नशे में था और 1 घंटे से पुलिस उसका पीछा कर रही थी। हादसे के बाद उसने एक टैक्सी चुराई और ड्राइवर को बाहर धक्का दे दिया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। मुझे अदालत में मुख्य गवाह बनना पड़ा और उस आदमी को 30 साल की सजा हुई। आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उस रात अपनी कार लॉक न की होती तो शायद मैं ही मारा गया होता। विद्या है। जब मैं 6 साल की थी तब एक रात मैंने अपनी माँ के साथ सोते समय एक अजीब सपना देखा, जिसमें मैं कार में बंद थी और मेरी माँ दूर खड़ी मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिला रही थी। 1 साल बाद एयरपोर्ट पर जाते समय मैंने माँ को बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराते और हाथ हिलाते देखा, जिससे मेरे मन में डर बैठ गया। कुछ दिनों बाद मेरे जन्मदिन पर माँ ने फोन किया और वही आखिरी बार था जब मैंने उनकी आवाज सुनी, क्योंकि जल्द ही हमें पता चला कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आज भी मुझे सपनों में माँ मुस्कुराती और हाथ हिलाती दिखाई देती हैं और यह कहानी याद दिलाती है कि हमें अपने अपनों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि कब आखिरी मुलाकात हो जाए कोई नहीं जानता। कि है जब मैं 10 साल का था और एक छोटे से गांव में रहता था।
मेरे पड़ोस में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी जिसे पूरा गांव पसंद करता था, लेकिन एक दिन वह अचानक लापता हो गई। सभी लोगों ने उसे ढूंढा और पुलिस में रिपोर्ट भी की, पर वह कभी नहीं मिली। गांव में अफवाह फैल गई कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था। कई साल बाद जब मैं 16 साल का हुआ, मैं दोस्तों के साथ घूम रहा था और हमें एक पुराना स्टोरेज कंटेनर मिला जिससे बहुत बदबू आ रही थी। दोस्तों के कहने पर मैंने उसका दरवाजा खोला और अंदर वही महिला मरी हुई हालत में मिली। मैं डर गया और रोने लगा। फिर पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि उसी गांव के एक आदमी ने उसकी हत्या की थी। अपराधी पकड़ा गया, लेकिन आज भी वह घटना मुझे परेशान करती है और मैं उसकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। के कोलोन शहर के एक शांत मोहल्ले के बाहरी इलाके में रहता हूँ। अगस्त 2023 की एक रात डिनर के बाद मैं अकेला टहल रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और स्ट्रीट लाइट्स की परछाइयां डर पैदा कर रही थी। मेरे पीछे 3 आवारा कुत्ते चल रहे थे जो सामान्य से अलग बेचैन लग रहे थे। अचानक वे रुक गए। ठंडी हवा का झोंका आया और मेरा एयरपॉड गिर पड़ा। तभी मैंने एक खुरदुरी फुसफुसाहट सुनी, घर जाओ। मैं डर के मारे कुत्तों के साथ भागकर अपने गैराज तक पहुंचा, लेकिन वह आवाज दिमाग में गूंजती रही। बाद में मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले मेरे 2 दोस्तों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं और कई लोगों ने अजीब साएवादी आवाजों की बात कही थी। तब मुझे समझ आया कि मेरा अनुभव सिर्फ शुरुआत था और पूरा मोहल्ला किसी अंधेरी बुरी ताकत के साए में है। यह घटना 2016 की है, जब मैं 14 साल का था। मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेला था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों रोहित, करण, पूजा और नेहा को बुला लिया। हम बोर हो गए तो घर के पीछे वाले जंगल में टहलने चले गए। कुछ देर बाद हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और पेड़ों के बीच एक आदमी दिखा जिसने जोकर का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और उसके हाथ में खून से सना बड़ा चाकू था। वह डरावनी हंसी के साथ बोला कि हम यह सब समझ नहीं पाएंगे। मैंने सबको भागने के लिए कहा और हम अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। हम घर तो पहुंच गए, लेकिन नेहा हमारे साथ नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया और बाद में पता चला कि वह आदमी नशे में था और अपनी पत्नी की हत्या कर चुका था, जबकि नेहा झील में डूब गई थी। आज मैं 19 साल का हूं और उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता। हम अमन है। यह अगस्त 2001 की बात है। तब मैं 15 साल का था। मैं अपने पापा के साथ उनके दोस्त रिक के नए घर गया था, जो जंगल में बना एक बहुत पुराना और डरावना किला सा घर था। पापा और रिक गैरेज में चले गए और मैं किचन में बच्चे के लिए दूध लेने गया, जहां मुझे एक ट्रैप डोर दिखा। जिज्ञासा में मैंने उसे खोला तो भयानक बदबू आई और अचानक लंबे उंगलियों वाला एक पीला हाथ मुझे पकड़ लेता है। फिर दूसरा हाथ मुझे नीचे खींचने लगा। अंधेरे से बैंगनी आंखें मुझे घूरने लगीं और मैं चीख पड़ा। तभी मेरे पापा आ गए और सब गायब हो गया, लेकिन मेरी बांह पर खरोंच के निशान थे। बाद में पता चला कि 1770 के आसपास वहां एक आदमी की मौत हुई थी, मगर जो हाथ मैंने देखे थे वो इंसान के नहीं थे। रिक आज भी वहीं रहता है और उस घर में आज तक अजीब घटनाएं होती रहती हैं। घटना मेरी मौसी के साथ हुई थी। वह एक स्कूल टीचर हैं और स्कूल दूर होने की वजह से ज्यादातर दिन किराए के घर में रहती थीं। लॉकडाउन में जब वह घर लौटी तो उनका व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने खाना छोड़ दिया और किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने उन्हें खुद से हंसते और अपनी परछाई से बात करते देखा, और जब उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा तुम कौन हो, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके पति ने ओझा बुलाया, जिसने बताया कि किसी ने काला जादू किया है और एक भूत उन्हें नियंत्रित कर रहा है। भूत को भगाने के लिए बकरे का खून दिया गया, जिसके बाद मेरी मौसी ठीक हो गई। लेकिन उस घटना की याद आज भी मुझे डरा देती है। घटना करीब 2 साल पहले हुई थी और आज भी उसकी याद मुझे डराती है। मैं ट्रेडर जोस में खरीदारी कर रहा था जब एक अजनबी महिला ने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए खाना बनाएगी। अकेलेपन में मैंने मना नहीं किया और हम मेरे घर आ गए। घर पहुंचते ही उसने खाना बनाया, लेकिन जब मैंने कहा कि यह बहुत है, उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसने जबरदस्ती मेरे मुंह में स्पेगेटी डाली, जिसमें ओवन क्लीनर मिला था। मैं डरकर भागा। वह चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ी और धमकियां देने लगी। मैंने 911 कॉल किया और एम्बुलेंस ने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिखता था और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। इस घटना के बाद मुझे लंबे समय तक सोशल एंजाइटी रही। कहानी मेरी माँ के नाना की है, जो 1966 में भारतीय सेना में लद्दाख में तैनात थे। एक बेहद ठंडी रात गश्त के दौरान उन्होंने दूर एक अजीब तंबू देखा। जब वह और कुछ अफसर पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर विकृत चेहरे वाले लोग अजीब संगीत पर नाच रहे थे, जबकि कड़ाके की ठंड के बावजूद किसी ने सर्द कपड़े नहीं पहने थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई लोगों के पैर उल्टे मुड़े हुए थे, जिससे उन्हें समझ आ गया कि वे इंसान नहीं हैं। उन प्राणियों ने अफसरों को पार्टी में बुलाया और खाने की पेशकश की, जिसे अफसर थैले में भरकर वापस ले आए। जब बाद में थैला खोला गया तो उसमें इंसानी मांस और हड्डियां थीं। अगली रात जब वे उसी जगह गश्त पर पहुंचे तो वहां न तंबू था और न ही कोई निशान, मानो वह खौफनाक रात कभी हुई ही ना हो। तब की है जब मैं 5 से 6 साल का था।
तलाक के बाद हम एक बहुत पुराने और डरावने घर में रहने आए थे, जिसके नीचे एक बंद बॉयलर रूम था और उसकी चाबी सिर्फ मेरी माँ के पास थी। मेरा कमरा उसी के ऊपर था। वहां रहते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मेरी चीजें अपने आप हिलने लगीं और रात में पैरों की आवाजें आती थीं। एक रात मैंने एक छोटे लड़के की परछाई देखी, जिसने कहा कि वह बॉयलर रूम से है और मेरे खिलौनों से खेलना चाहता है, लेकिन मना करने पर वह गुस्से में गायब हो गया। अगली रात एक डरावनी बूढ़ी औरत मेरे बिस्तर के पास दिखाई दी। बिजली चमकी, डरावनी आकृतियां बदलीं और वही लड़का फिर सामने आया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। कुछ ही समय बाद हम वह घर छोड़कर चले गए और बाद में पता चला कि सालों पहले एक माँ ने अपने बच्चों की हत्या कर उनके शव बॉयलर रूम में छिपा दिए थे। आज भी सोचता हूँ, अगर हम वहां और रुक जाते तो हमारे साथ क्या होता। मैं अपनी माँ के कमरे में फोन पर वीडियो गेम खेल रहा था, तभी खिड़की के बाहर से अजीब आवाज आई। पहले लगा कुत्ते बिल्लियों की होगी, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो सामने वाली खिड़की के बाहर एक औरत मुझे घूर रही थी। उसने खिड़की पीटना शुरू कर दिया और बोली, बच्चे खिड़की खोल दो। डर के बावजूद मैंने पर्दा हटाया और देखा कि वह औरत इंसान नहीं थी। वह छिपकली की तरह दीवार और छत पर चढ़ गई। माँ ने तुरंत पुलिस को बुलाया, पड़ोसी बाहर आ गए और उस औरत को पकड़ लिया गया। बाद में पता चला कि वह एक पागल सीरियल किलर थी, जिसने कई बच्चों की हत्या की थी। यह रात मैं कभी नहीं भूल सकता। 17 की सर्दियों में जब मैं 12 साल की थी और चिकन पॉक्स से बीमार थी, हम दादी के पुराने घर में रुके हुए थे। तेज दवाइयों की वजह से मैं बहुत कमजोर थी और उस रात कमरे में अकेली लेटी हुई थी। सामने आधी टूटी हुई खिड़की थी, जिसे लकड़ी के तख्ते से ढका गया था। अचानक मेरी नजर खिड़की पर गई और मैंने वहां एक छोटी लड़की का डरावना चेहरा देखा। उसकी त्वचा पीली थी, आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर जख्म थे। वह खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी चादर जोर से खिड़की की ओर खिंच गई और मैं डर के मारे चीख पड़ी। जब मेरा परिवार कमरे में आया तो उन्हें खिड़की पर कुछ भी नहीं दिखा और उन्होंने कहा कि यह मेरी बीमारी की वजह से हुआ भ्रम था। लेकिन चादर सच में खिड़की के पास पड़ी थी, इसलिए आज भी मैं सोचती हूँ, क्या वह सच था या सिर्फ भ्रम। कॉल सेंटर में काम करती थी और मेरी शिफ्ट रात 11 बजे शुरू होती थी। बिल्डिंग को लेकर कई भूतिया कहानियां सुनी थी, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करती थी। एक रात छोटे से ब्रेक में मैं पास वाले एग्जीक्यूटिव वॉशरूम गई, जहां अंदर अंधेरा था और कुछ लाइट्स बंद थी। क्यूबिकल में बैठते ही मुझे बगल से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। काम खत्म होने पर रोना अचानक बंद हो गया और झांकने पर वहां कोई नहीं था। डरते हुए मैं बाहर निकलने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। शीशे में मुझे एक औरत की परछाई दिखी। मैं डर के मारे रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक मेंटेनेंस वाली अंदर आई। इसके बाद मैं कभी उस वॉशरूम में नहीं गई और कुछ महीनों बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी। पहले सुबह करीब 5 बजे मेरी अचानक नींद खुली और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने सफेद पेंट से रंगे चेहरे वाले 7 लोग खंजर लेकर खड़े थे, जो मेरे चेहरे से बस 1 सेंटीमीटर दूर थे। मैं ना हिल पा रहा था ना बोल पा रहा था। वे पागलों की तरह हंस रहे थे और करीब 1 घंटे तक मुझे डराते रहे। फिर मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह खिड़की टूटी हुई मिली, लेकिन कोई सबूत नहीं था और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। बाद में इसी तरह एक और महिला की रहस्यमयी मौत हुई, लेकिन वहां भी कोई निशान नहीं मिला। आज 7 साल बाद भी मुझे नहीं पता वे लोग कौन थे या उनका मकसद क्या था, और ये डर आज भी मेरे सपनों में जिंदा है। ड्राइंग करना मेरा पसंदीदा शौक है और बुरा दिन होने पर मैं सब कागज पर उतार देता हूँ। एक दिन स्कूल से लौटते समय फिन ने मुझे गिरा दिया और मेरी साइकिल सड़क पर फेंक दी, जिसे एक ट्रक ने कुचल दिया। घर आकर मुझे एक अजीब पेन मिली जिससे मैंने ड्राइंग की, और अगली सुबह मेरे घर के बाहर बिल्कुल वैसी ही नई साइकिल खड़ी थी। स्कूल में पता चला कि फिन को जोकर से बहुत डर लगता है, तो मैंने उस पेन से एक डरावना जोकर बनाया और जिमी ने वो ड्राइंग उसे दे दी। रात में जब फिन ने वो कागज देखा, उसकी अलमारी से सच में एक जोकर निकल आया। उधर मैं उसी डरावने सीन की तस्वीर बना रहा था और फिन फिर कभी स्कूल नहीं आया।